नमस्कार। प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने इसके लिए अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ओबीसी की सभी भर्ती प्रक्रियाएं भी 14% आरक्षण से ही हों। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 अगस्त तय की गई है। आपको बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग को 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के बाद आरक्षण का कुल दायरा 63% तक पहुंच गया था। इसी वजह से इस फैसले को चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने अब इस पर अंतरिम आदेश देते हुए फिलहाल 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 14% ही मान्य रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इंदिरा साहनी का, तो उस प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा को लांघा जा सकता है, और उस सिद्धांत को मराठा रिजर्वेशन के केस में भी एज इट इज उसको अफर्म किया है, उसको अफाइल्ड किया है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। तो अर्थात 50% की सीमा को लांघे जाने की परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर विद्यमान हैं, ऐसा सरकार का स्पष्ट मत है। मान लीजिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है करीब 90% है, तो क्या आप 90% रिजर्वेशन लक्षद्वीप में दे सकते हो माइनॉरिटीज़ को? इसलिए ये चीज़ कहना गलत है कि पॉपुलेशन रेशो के बेसिस पे आप ये करो। और अब बात धर्म परिवर्तन की, लेकिन खबर जरा अलग हटकर एंगल से है। ग्वालियर से खबर है, जहां एक ब्राह्मण परिवार के 25 सदस्यों ने पड़ोसी हिंदू परिवार से ही तंग होकर धर्म परिवर्तन की चेतावनी दे दी है। यह मामला ग्वालियर के माधवगंज इलाके का है। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके पड़ोस में रहने वाला उमरैया परिवार उन्हें काफी परेशान करता है, मारपीट करना, धमकाना और थाने में SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी भी देता है। अब पीड़ित परिवार ने PM नरेंद्र मोदी और CM शिवराज को पत्र लिखकर मदद मांगी है। साथ ही परिवार पुलिस से गुहार भी लगा रहा है कि उन्हें मुस्लिम बनने की अनुमति दी जाए। ऐसे में मुस्लिम समाज उनकी मदद करेगा। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। वहीं परिवार के ऐसा करने पर पुलिस अफसरों ने उनको समझाया भी है कि वो ऐसा विचार छोड़ दें। पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है। जो लोग उन्हें परेशान करते हैं उनके खिलाफ एक्शन का आश्वासन भी दे दिया गया है। सर, हम लोग एक मुस्लिम धर्म में जाना चाहते हैं। अगर हमारी प्रशासन सुनवाई नहीं करेगा तो या तो मुस्लिम धर्म में जाएंगे या फिर आत्मदाह करेंगे। 25 लोगों का हमारा परिवार है पूरा। हमारे बगल में एक परिवार रहता है, उमरैया परिवार, जो कोरी समाज से आता है। उन पर ऑलरेडी पहले से 4 प्रकरण चल रहे हैं यहाँ पूरे मोहल्ले में, और वो हमें हमेशा हरिजन एक्ट देने की धमकी देता है। उनका राजनीतिक असलूब बहुत कर रहा है। उनने अभी हमें 5 तारीख को पुलिस के द्वारा उठवा लिया गया रात को 11 बजे, और वहाँ पे थाने में जिनका पूरा परिवार था, कुछ राजनीतिक संगठन भी थे, और वहाँ पे हमें हरिजन एक्ट लगाने के लिए ये लोग उत्साहित कर रहे थे कि है ना, इनको अंदर करो। ये लोग खुद दारू पिए हुए थे वहाँ पे सब लोग। और अब बात राजनीति की। मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने मुद्दों की मार्किंग करनी शुरू कर दी है। नेताओं को मुद्दे बांट दिए गए हैं। कौन किस मुद्दे पर आंदोलन करेगा ये भी तय हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे उपचुनाव के साथ मिशन 2023 की तैयारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। देखिए पूरी खबर। महंगाई, भ्रष्टाचार, अवैध खनन, कोरोना, अपराध, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब जल्द ही सदन से लेकर सड़क तक सक्रिय नजर आने वाली है। MP में होने वाले 4 उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। PCC ने अलग अलग नेताओं को अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कमान सौंपी है। महंगाई, अपराध, अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। कोरोना नियंत्रण में सरकार की विफलता बताई जाएगी।
सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी। कमलनाथ ने नेताओं को दी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी। जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह कोरोना पर सरकार को घेरेंगे। अपराध पर बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा घेराबंदी करेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह और रामनिवास रावत अवैध खनन का मुद्दा उठाएंगे। कमलनाथ जी ने कुछ ग्रुप बना दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये बात करेंगे, जैसे नेमावर की हत्याकांड बैतूल में हो गया, शिवराज चौहान के क्षेत्र में छित गांव है वहाँ हुआ, मैं संभालूंगा। माइनिंग के मामले में कुछ लोग संभालेंगे, रामनिवास जी, रावत और अन्य लोग। महंगाई के बारे में 1 तारीख तय कर रहे हैं कि प्रदेश के सारे ज़िलों में एक साथ आंदोलन हो। उसके बाद मध्य प्रदेश में भोपाल में ये जो भी स्थान तय हो जाएगा, एक बड़ा आंदोलन महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस करेगी। अगस्त में प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले कांग्रेस सड़कों पर भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं कांग्रेस की तैयारी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। सारंग का कहना है कि सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है। महंगाई, भ्रष्टाचार और माफिया कांग्रेस के राज में ही बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा अपराध यदि मध्य प्रदेश में बढ़े तो वो उन 15 महीनों में बढ़े जब कमलनाथ की सरकार थी। माफियाओं का संरक्षण देना, काला बाजारियों के माध्यम से अपनी जेबें भरना, ये कांग्रेस के दलालों की आदत हो गई थी। भ्रष्टाचार आखंड मध्य प्रदेश में प्रकट हो गया था। तबादला उद्योग पूरी तरह से फल और फूल रहा था। हमारी सरकार ने तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है। हमने तो भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस पर काम किया। हमने तो ये सुनिश्चित किया है कि माफिया इस मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे और किसी तरह का माफिया हो। उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस की अपनी तैयारी है और बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। भले विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त हो, लेकिन उपचुनाव के बहाने कांग्रेस अपनी तैयारी कमजोर नहीं होने देना चाहती। कमलनाथ पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। दिग्विजय सिंह भी सक्रिय हैं और अब बीजेपी से 2-2 हाथ के लिए मुद्दों पर बोलने के लिए नेता भी तय कर दिए गए हैं। भले ही ये सदन में उठेंगे, लेकिन इनकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ बासु चोरे, बंसल न्यूज, भोपाल। असम और बंगाल चुनाव में अपने राजनीतिक कौशल का दम दिखाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा होंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उनके दिल्ली दौरे और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद जो खबरें आ रही हैं, वो यही संकेत देती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम बघेल को मिलेगी नई जिम्मेदारी। यूपी चुनाव के हो सकते हैं रणनीतिकार। अभी यूपी भेजा अपना सलाहकार। कांग्रेस करेगी बघेल के कौशल का इस्तेमाल। बंगाल और असम चुनाव में बीजेपी का सामना करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी से 2-2 हाथ करते दिखेंगे। दरअसल कांग्रेस हाईकमान सीएम बघेल की आक्रामक रणनीति और उनकी बेहतरीन राजनीतिक समझ का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में करना चाहती है। इस रणनीति के तहत हाईकमान ने उनके राजनीतिक सलाहकार राजेश तिवारी को एआईसीसी सेक्रेटरी बनाकर यूपी का प्रभारी सचिव बनाया है। दिल्ली में प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात के बाद अब यूपी में उनकी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा जोरों पर है। एक औपचारिक मुलाकात प्रियंका जी से और पुनिया जी से। पुनिया जी से बहुत सारी बातों विषय में बात हुई, छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में और यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी और निगम मंडल के बारे में भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में जिस तरह से मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार और राज्य बीजेपी के खिलाफ रणनीति अपना रखी है, उसकी खनक अब दिल्ली तक पहुंची है। चाहे गवर्नेंस के स्तर पर हो या फिर योजनाओं के स्तर पर, देश भर में उनकी चर्चा तो हुई है। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी उनके कौशल का यूपी में इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी उनकी भूमिका को अपने नजरिए से देखती है। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे हिंदुस्तान में चर्चा उसकी हो रही है। अब इस विकास के सपने को लेकर के अगर हाईकमांड उत्तर प्रदेश की जवाबदारी भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सौंपती है
तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का सौभाग्य होगा। अभी अनेक राज्यों में लगातार जिम्मेदारी भूपेश जी को दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी पूरी टीम को जिम्मेदारी दी जाती है, तो अच्छा करने का प्रयास ही होगा। अच्छा, जय जय पैर पड़े संतन के तह तह बंठाधार, असम में भी लोगों ने देख लिया है, पंचायत चुनाव में भी लोगों ने देख लिया है, और आने वाले समय पर पिछली बार राहुल जी सोनिया जी ने जिम्मेदारी ली थी, अब ये उनसे भी बड़े नेता हैं तो और अच्छा जिम्मेदारी लें। उत्तर प्रदेश में फरवरी या मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अगर यूपी चुनाव की जिम्मेदारी मिलती है तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति को बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि भूपेश बघेल ही वो नेता हैं जिन्होंने अपने 2.5 साल के शासन के दौरान राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर कांग्रेस की नई लाइन सेट की है। चाहे वो महापुरुषों को लेकर उनके आक्रामक बयान हो या फिर भगवान श्री राम पर हो रही राजनीति, प्रदेश कांग्रेस ने हर मोर्चे पर बीजेपी को बराबरी से जवाब देने की कोशिश की है। यूपी में भी वे बीजेपी के सामने चुनौती तो खड़ी करेंगे। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। राजनीति से इतर एक और खबर इसी समाज के बीच की है। अक्सर लोग शादी ब्याह में लंबे चौड़े इंतजाम इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी शादी को याद रख सकें, और यकीनन ऐसी शादियां बेहद खर्चीली भी होती हैं। लेकिन क्या कोई शादी अपनी सादगी के चलते भी लोगों को लंबे वक्त तक याद रह सकती है? जी हाँ, धार में ऐसी ही एक शादी इन दिनों चर्चा में है, जिस पर खर्चा महज 500 रुपये हुआ है। और इसलिए नहीं कि खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि शादी में फिजूल खर्ची न करने का फैसला खुद दूल्हा और दुल्हन ने लिया था। दूल्हा थे अनिकेत चतुर्वेदी, जो आर्मी में मेजर के पद पर हैं, लद्दाख में तैनात हैं। तो दुल्हन थी धार की सिटी मजिस्ट्रेट शिवांगी जोशी। अब आप दूल्हा दुल्हन का प्रोफाइल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शादी में क्या कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन एक सादगी भरे फैसले ने इस शादी को समाज के लिए ही यादगार बना दिया। ये शादी 12 जून को हुई थी। बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। पिछले कुछ सालों में मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन ये पहले से ज्यादा विनाशकारी रूप लेता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? 2 दिनों से उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, बिहार से जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उसका स्पेस से कोई कनेक्शन है? क्या कहते हैं इस बारे में नासा के वैज्ञानिक? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। क्यों इतना बदल रहा मौसम? जलवायु बन रही मारक, मून का भी बदल रहा मूड। मौसम का क्या है कनेक्शन? पिछले कुछ सालों से धरती पर मौसम मारक साबित हो रहा है। बारिश होती है, लेकिन बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो आकाशीय बिजली कहर बरपा रही है। बाढ़ का दायरा भी बढ़ रहा है, गर्मी भी बेहिसाब हो चली है और ठंड का रूप भी बदल गया है। सवाल यही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या जलवायु परिवर्तन का संबंध अंतरिक्ष से है? इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। उत्तराखंड की एक भयानक तस्वीर देहरादून से करीब 50 किलोमीटर दूर कोठा तालसी छानी के पास की है। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर उफनती अमलावा नदी पार कर रहे हैं, और ये हालात बारिश की वजह से हुए हैं। ह्यूमन चेन बनाकर बड़ी मशक्कत के बाद लोग नदी पार कर पा रहे हैं। 12 जुलाई को हिमाचल के कांगड़ा में तो दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए। भाग सुनाग इलाके में गाड़ियां बह गईं। मौसम का ये हाल तब है जब पूरे देश में मानसून ठीक से एक्टिव भी नहीं हुआ है। वैसे तो हर साल बिहार बाढ़ की चपेट में आता है, इस बार भी वहां मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। तस्वीरें देखकर बाढ़ की त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। 11 जुलाई को राजस्थान के जयपुर के आमेर किले पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने भी लोगों को चौंकाया, क्योंकि एक ही जगह पर 2 बार वज्रपात हुआ। तो क्या ये सब सामान्य घटनाएं हैं? क्योंकि कई सालों में हम जलवायु परिवर्तन पर बहस कर रहे हैं, और अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की नई भविष्यवाणी और चिंता बढ़ाने वाली है।
नासा की स्टडी के मुताबिक चांद की पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति 2030 के मध्य में ज्यादा बनेगी और भयंकर भी होंगी। समुद्र की लहरें अपनी सामान्य ऊंचाई के मुकाबले 3 से 4 फीट ऊंची उठेंगी और यह सिलसिला 1 दशक तक जारी रहेगा। यानी मौसम का संबंध चांद से भी है। तो क्या अभी से मौसम में दिख रहे विनाशकारी बदलाव आने वाले बड़े खतरे का संकेत हैं? सोचिए जरा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, इस विनाश पर कैसे कंट्रोल पाया जाएगा, ये भी एक चुनौती है। इधर दुनिया में कितने ही लोग जाने अनजाने पेड़ों की बलि दे देते हैं, लेकिन शायद ही कोई हो जिसे इस बात का कभी दुख हो। लेकिन रायसेन में एक ऐसा शख्स है जिसने गरीबी के दिनों में पेड़ काटे थे और उसका आज भी उसे दुख है, और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वो लोगों को आज भी फ्री में पौधे बांटकर प्रायश्चित कर रहा है। गरीबी में पेड़ काटने की पीड़ा, पश्चाताप में निशुल्क बांट रहे पेड़ पौधे बांटकर मिला कुशवाहा को संतोष। रायसेन के संतोष कुशवाहा 10 साल से लोगों को निशुल्क पौधे बांट रहे हैं। हर साल 100 से 200 पौधे तैयार कर लोगों को बांटते हैं ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। 10 साल से यह कोशिश जारी है और इसके पीछे वो कहानी है जो दिल को छू जाएगी। संतोष बताते हैं कि गरीबी के वक्त में वो जंगल से लकड़ी काट कर लाया करते थे और उसी का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने पौधे लगाने के साथ साथ लोगों को भी निशुल्क पौधे बांटना शुरू कर दिया। उस टाइम मेरे द्वारा काफ़ी वृक्ष ईंधन के रूप में काटे गए। उसको काटते हुए काफ़ी बड़ा पीड़ा उत्पन्न होती थी। उसी पश्चाताप को देखते हुए मैंने देखा और वर्तमान में भी देख रहा हूँ, जितना जंगल दिनों रात कटता आ रहा है। 16-17 साल की आयु से मेरे को इस तरफ काफ़ी लगाव रहा और इस वृक्षारोपण के अभियान से मैं लोगों में जनजागृति में एक संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिवस के अवसर पर अन्यथा कहीं ऐसे सार्वजनिक जगह पर लगाए। संतोष कुशवाहा पौधे भी खुद ही तैयार करते हैं, खाद भी घर पर बनाते हैं और इस काम में उनकी पत्नी का उन्हें पूरा सहयोग मिलता है। दोनों दंपति बस यही संदेश देते हैं कि सभी को पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम भी इनका सहयोग बराबर करते हैं। सुबह शाम जब सुबह नल आते हैं तब मैं पानी डालती हूँ इसमें, इनका मैं बराबर साथ देती हूँ। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक पेड़ हर एक व्यक्ति लगाए इसको। संतोष का खाली वक्त पेड़ पौधों के लिए ही बीतता है। मिट्टी और खाद का इंतजाम दिनचर्या में शामिल हो चुका है। संतोष को पौधे बांटकर संतोष मिलता है क्योंकि उन्होंने पेड़ काटने की पीड़ा को महसूस किया है और पश्चाताप का रास्ता अपनाया है और ये संदेश दिया है कि कम से कम इतने पेड़ जरूर लगाएं जितने हमने अपने जीवन में बर्बाद किए हैं। विवेक निगम, बंसल न्यूज, रायसेन। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।